हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी। आज हम करेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर का पार्ट 2। तो हमने लास्ट पार्ट में इमेंस इमीडिएट कॉज तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट से शुरू करना है। तो रिवॉल्ट जब शुरू हुआ था, जब 1857 में 29 मार्च को मंगल पांडे, जो कि एक सैनिक थे, उन्होंने बैरकपुर में एक रिवॉल्ट कर दिया था, एक छोटा सा विद्रोह किया था नई एनफील्ड राइफल के यूज़ के खिलाफ। तो उनको 8 अप्रैल को उनको अरेस्ट कर दिया गया और फिर 8 तारीख को ही उनको फांसी पे लटका दिया गया। उसके करीब 1 महीने बाद मेरठ में भी कुछ सैनिकों ने नई एनफील्ड राइफल इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और इस वजह से उनको 10 सालों की जेल हो गई थी। अब इस सब के होने से एक विद्रोह की भावना पूरे देश में जागने लगी। अब आ जाती है रिवोल्ट की मेन बात, द रिवोल्ट एट दिल्ली एंड द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। अभी जिन सिपाहियों ने मेरठ में रिवोल्ट किया था उनको तो हो गई थी जेल, पर जो उनके कुछ और साथी सैनिक थे, उन साथी सैनिकों ने जेल हुई सैनिकों को 10 मई को आज़ाद करवा लिया और अगली सुबह 11 तारीख को दिल्ली पहुंच गए, जहाँ पे दिल्ली के सैनिकों के साथ उन्होंने संधि करी। उन्होंने वहाँ पे ब्रिटिशर्स का छोटा सा गैरिसन भी था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स कुछ ऑफिसर्स थे, वहाँ पे उन यूरोपियन ऑफिसर्स को मार के जो बहादुर शाह जफर टू थे मुगल एम्पायर के, उनको हिंदुस्तान का एम्परर, हिंदुस्तान का राजा घोषित कर दिया। और ये सारी जो खबर है ये फटाफट से ही आसपास के सभी राज्यों में पहुंच गई और जल्द ही ब्रिटिशर्स को अपने खिलाफ होने वाले बड़े विद्रोह की भी भनक लग गई। और जिन भी भारतीय सैनिकों ने या चीफ्स ने, छोटे मोटे राजाओं ने विद्रोह किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उन्होंने बहादुर शाह जफर टू को अपना समर्थन दिया। इसलिए दिल्ली इस रिवोल्ट का सेंटर बन गया और बहादुर शाह जफर इसके सिंबल, यानी कि इसके सेनापति। जो बख्त खान थे वो बरेली यानी कि रोहिला खंड में रहते थे। वो पहले ब्रिटिशर्स की आर्मी में काम कर चुके थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो विद्रोही थे उनका एक छोटा सा दस्ता लेके वो दिल्ली गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी काबिलियत के साथ कई हफ्तों तक ब्रिटिशर्स को दिल्ली से बाहर रखा। अब विद्रोह की चिंगारी तो लग चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स ने इसको रोकने के लिए पूरे देश से सिपाही लिए और खासकर पंजाब से नए भर्ती किए गए 6 सिपाही को बुलाया गया। सितंबर तक ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को फिर से हथिया लिया, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खून खौलाबा हुआ। जो बहादुर शाह जफर थे उनको अरेस्ट करके यंगून में जेल कर दी गई और वहाँ पे 5 सालों के बाद वो मर गए 1862 में। उनके जो 2 बेटे थे उनको जिंदा ही गोली मार दी गई। हाँ, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, गोली तो जिंदा ही मारेंगे। अभी ये जो रिवोल्ट है, दिल्ली तो इसका सेंटर था। दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ पे रिवोल्ट लड़ा गया। तो जब रिवोल्ट की खबर और रीजन्स में फैली तो फिर सभी विद्रोहियों ने इसको ज्वाइन कर लिया। काफ़ी सारे इलाकों में तो ये फैल गया, पर इलाके जैसे कि पंजाब, राजस्थान, बंगाल और जो साउथ का इलाका था, वहाँ पे ये रिवोल्ट अपनी पकड़ नहीं बढ़ा पाया। मेरठ और दिल्ली के बाद ये रिवोल्ट मेनली कानपुर, लखनऊ यानी कि अवध, झांसी, ग्वालियर, बरेली और बिहार के आरा इलाके में फैला था। अब हम एक एक करके सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में नाना साहेब थे, जो कि पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, जिनको मराठा एम्पायर का सक्सेसर होने से डिनाई कर दिया गया था। तो उन्होंने कानपुर में ये विद्रोह चलाया। तांतिया तोपे, अजीमुल्ला खान उनके 2 साथी थे। दिसंबर 1857 में ब्रिटिशर्स ने कानपुर को वापस हथिया लिया। नाना साहेब नेपाल चले गए, जहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुरीला युद्ध करा, जबकि तांतिया तोपे और अजीमुल्ला खान को जेल हो गई और फिर वो मारे गए। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी, उन्होंने विद्रोह चलाया। वहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि फैज़ाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने बेगम हजरत महल की मदद करी।
पर मार्च 1858 तक लखनऊ भी ब्रिटिशर्स ने वापस से कैप्चर कर लिया। जो बेगम हजरत महल थी वो नेपाल भाग गई, जबकि जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे उन्होंने लड़ाई जारी रखी जब तक कि वो मारे गए। आरा आरा में कुंवर सिंह थे जिन्होंने रिवोल्ट चालू रखा था। उन्होंने छोटे छोटे विद्रोहियों के दस्ते बनाए जो कि सेंट्रल इंडिया, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों को उन्होंने ब्रिटिशर्स से छुड़ा लिया। पर अप्रैल 1858 में युद्ध में लगी हुई चोटों से उनकी डेथ हो गई। इसके बाद बरेली में खान बहादुर खान ने रिवोल्ट चलाया, पर रिवोल्ट वहाँ पे मई 1858 में ही सप्रेस हो गया था जब ब्रिटिशर्स ने बरेली को दोबारा कैप्चर किया। अब बात आ जाती है झांसी और ग्वालियर की। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि उन्होंने विद्रोह तब चालू किया जब उनके एडॉप्टेड सन को झांसी का सिंहासन देने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने तांतिया तोपे की मदद से ग्वालियर पे कब्जा किया और सिंधिया जो कि ब्रिटिशर्स के अच्छे दोस्त थे उनको वहाँ से भगा दिया। पर जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई और लड़ते लड़ते वो मारी गई, और तभी ब्रिटिशर्स ने ग्वालियर और झांसी को फिर से हथिया लिया। ब्रिटिशर्स विद्रोहियों के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आए। उन्होंने जब रिवोल्ट सप्रेस हुआ तब लॉर्ड कैनिंग्स ने अपने अपने बड़प्पन दिखाने की एक्टिंग करी और सभी रिबेलियंस उनको छोड़ के जिन्होंने ब्रिटिशर्स को मारा था उन सबको छोड़ के बाकी सब रिबेलियंस को माफ़ कर दिया गया। ये तो बस लॉर्ड कैनिंग्स ने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए किया था। अभी रिवोल्ट फेल क्यों हो गया? इसका सबसे पहला रीज़न तो ये कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास इंग्लैंड की गवर्नमेंट का लगातार सपोर्ट आ रहा था। साथ ही साथ वो इंडिया के अंदर ही रेलवेज, रोड और टेलीग्राफ लाइन से वेल कम्युनिकेटेड और कनेक्टेड थे। ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हथियार भी थे, जिसकी वजह से रिवोल्ट फेल हो गया। जबकि और कुछ रीजन्स ये थे कि जो इंडिया की जो मिलिट्री टेक्निक्स थी या फिर जो हथियार थे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने ज़माने के थे। रिबल जो लीडर्स थे उनके पास ज़्यादा ही एक्सपीरियंस नहीं था, साथ ही साथ वो आपस में कोऑर्डिनेट ज़्यादा नहीं कर पाए। इस वजह से जो छोटे मोटे गेम्स हुए वो उन पे और अपनी जीत आगे नहीं कर सके। इसके साथ साथ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जहाँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज थे ब्रिटिशर्स के लिए, वहाँ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था रिबेलियंस को। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट को कम रखने के लिए सारे मेजर्स करे जिससे कि जो रिवोल्ट है वो ज़्यादा फैले ना। जैसे कि कैलकाटा में उन्होंने एक रेजिमेंट बनाई गई। उस रेजिमेंट के सभी सैनिकों के पास काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हथियार थे और उनको आदेश दिए गए कि अगर तुमको थोड़ा सा भी लगता है कि कोई विद्रोह कर रहा है तो उसको खुले में गोली चला के मार दो। जबकि मद्रास में जिन लोगों को लगा था कि जो रिवोल्ट कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट ही कैप्चर करके अंडमान आइलैंड्स की जेल में भेज दिया गया। और जो कुछ राजा थे भारत के प्रिंसली स्टेट्स के, जैसे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सिंधिया या फिर नेपाल का रूलर, कुछ राजपूत राजा, पटियाला, नाभा, कश्मीर के राजा और पंजाब के चीफ टेम्स, इन्होंने ना तो रिवोल्ट में से दूर रहे बल्कि इन्होंने उल्टा ही ब्रिटिशर्स का साथ दिया। एक और सबसे बड़ा कारण इस रिवोल्ट के फेल होने का ये था कि जिन इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन मिली थी उनको लगता था कि अगर ब्रिटिश रूल इंडिया में रहेगा तो ही इंडिया तरक्की कर पाएगा और मॉडर्नाइजेशन के वे रास्ते पे चल पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेचर ऑफ द रिवोल्ट। तो जो 1857 का रिवोल्ट है उसको ब्रिटिशर्स सिपाही म्यूटिनी और जबकि इंडियन हिस्टोरियन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ब्रिटिशर्स इसको सिपाही म्यूटिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब रिवोल्ट शुरू हुआ था ये सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुआ था, पर धीरे धीरे ये सभी लोगों के
के पास इसकी खबर पहुंच गई थी और ये पॉपुलर रिवोल्ट हो गया था, जिसमें सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया। और इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन 1.5 लाख लोगों की इस रिवोल्ट में मौत हुई थी, उनमें से 1 लाख तो नॉर्मल नागरिक ही थे। अब इंडियन हिस्टोरियंस इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक देश के प्रति आप लॉयल रहना, इसका जो टोटल कॉन्सेप्ट तो अभी इंडियंस में आया नहीं था, पर इंडियंस ने पहली बार बहादुर शाह टू के अंडर यूनाइट होके फ्रीडम पानी चाहिए थी ब्रिटिशर्स के रूल से। इसलिए ये इंडियन हिस्टोरियंस इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। अब ये रिवोल्ट ऑफ ब्रिटिशर्स ने जीत लिया, पर इससे और क्या क्या चेंजेस है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट टॉपिक, रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट में। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। इस रिवोल्ट के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी ख़त्म हो गया था और डायरेक्ट ही ब्रिटिश क्राउन ने एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था 1858 में। कुछ जो पोस्ट हैं वो भी चेंज हो गई थी, जैसे कि जो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर से उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाने लगा था। उनको जो ब्रिटिश के पॉलिटिकल अफेयर्स थे इंडिया में, उसके लिए नियुक्त किया गया। वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि उनको अपनी जवाबदेही पार्लियामेंट यानी कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट में पेश करनी होती थी। गवर्नर जनरल जो कि कंपनी के अंडर थे, अब उनकी पोस्ट का नाम भी चेंज होके वाइस रॉय हो गया। और जो वाइस रॉय थे वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो इंग्लैंड का जो राजा या रानी जो भी हुआ करता था, उसको आंसरेबल थे, उसको उनकी जवाबदेही थी। और डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू जवाब देंगे। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के लास्ट गवर्नर जनरल थे और उन्हीं को इंडिया का फर्स्ट वाइस रॉय भी बनाया गया। 1 नवंबर 1858 में, यानी कि वहाँ तब इलाहाबाद में एक दरबार लगा था, गैदरिंग हुई थी, पब्लिक मीटिंग, जहाँ पे क्वींस प्रोक्लेमेशन रीड की गई थी। ये एक टाइप का संदेश था ब्रिटिश की महारानी का। इसमें ब्रिटिशर्स ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे वादे किए, जैसे कि जिन इंडियन प्रिंसेस ने ब्रिटिशर्स की मदद करी रिवोल्ट में, उनके लिए उनकी तारीफ़ की गई। साथ ही साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को भी ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि हम और कोई भी हम नई इंडियन टेरिटरी को हथियाएंगे नहीं। साथ ही साथ ऑर्थोडॉक्स इंडियंस का मन जीतने के लिए यह भी कहा गया कि अब वो इंडिया के किसी भी रिलीजियस या फिर सोशल कस्टम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, यानी कि वो किसी भी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ज़मींदार्स को अपने फेवर में करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उनको ट्रेडिशनल लैंड राइट्स भी दे दिए थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले उनको जो भी राइट्स मिला करते थे वो उनको वापस दे दिए गए थे और उनको ऑनर्स और टाइटल्स भी दिए गए। हाँ, ब्रिटिशर्स ने इतने सारे वादे कर दिए। अब अगर ब्रिटिशर्स ने वादे कर दिए तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना तो पड़ेगा जिससे कि वो इंडिया में अपना रूल बनाए रखे। तो इसके लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू करी, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में दरार पैदा करने के लिए एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया, जिसके बारे में चैप्टर 11 राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। चेंजेस इन आर्मी में भी कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि जो प्रोपोर्शन था यूरोपियन और इंडियन सोल्जर्स का, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। यानी कि अगर पहले 10 में से 1 यूरोपियन सोल्जर हुआ करता था, तो अब 10 में से 3 यूरोपियन सोल्जर होंगे। और जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री पोजीशंस थी वो पहले भी यूरोपियंस के पास थी, और उसमें भी अब कुछ और पोजीशन भी एक्स्ट्रा पोजीशन और यूरोपियंस को दे दी गई। अवध, बिहार, मद्रास, जहाँ पे रिवोल्ट 1857 या उससे पहले हुआ था, वहाँ से कम सोल्जर्स भर्ती किए गए, जबकि सिख, गुरखू, पठान, राजपूत और जाट जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी या जो न्यूट्रल रहे थे रिवोल्ट के टाइम पे, उन्हीं कास्ट या उन्हीं रीजन्स में से सोल्जर्स भर्ती किए गए। अब ये रिवोल्ट तो फेल हो गया था, पर इंडियंस में उत्साह जगा था कि वो ब्रिटिशर के खिलाफ बड़े कदम उठाएंगे जिससे कि ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाएं। और इसी के साथ शुरू हुआ ब्रॉडर स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा,
और आप ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।